माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ BHIC 131 एक बार आप खुद से समझा दीजिए। ये कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा भैया आप लोग जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये करवा दूँ। आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स, भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। ये बहुत ही पुराने समय से लेकर 300 CE तक का ये टाइम को बता रहा है, ठीक है? टाइम के बारे में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, ठीक है? ये बहुत एकदम परफेक्ट, एकदम बहुत ही प्राचीन इतिहास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही मज़ा आएगा। ये जो है कि स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस पीडीएफ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो है कि स्टूडेंट्स 5 साल के 5 इयर्स के पीवाईक्यू को देखते हुए जो सबसे मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले जो क्वेश्चन है आपके जून 2026 में और दिसंबर 2026 में, आप दोनों को टारगेट कर कर ये बनाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल आपको ये नोट्स मिलेंगे। एंड ये जो है कि आप देखिए, आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डाउट है आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं इंस्टा में मैसेज करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, BHIC 131 हमारा कोड है, BHIC 131। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा टाइटल है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक, इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे पहले। अगर हम लोग ये टाइटल समझ जाएँगे ना, BHIC 131, इस कोड का अगर टाइटल को अच्छा से समझ जाएँगे तो पूरा बुक का जितने भी क्वेश्चन आंसर है, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि देखिए दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था इसका। तो उनका जो भी क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन पेपर में जो भी हमारा पैटर्न है उसे देखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारा आने वाला है, आने वाले में जो एग्ज़ाम है, जो हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमारा भी पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं, समझते हैं कैसे कौन-सा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या मार्क्स होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। हम तो हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका BHIC 131 का, ये आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है आपको, है ना? तो क्या है भैया, दिसंबर 2025 का है। और इसमें क्या आपको देखने मिल रहा है, आपका वही टाइटल, भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 100 मिलेंगे। तो आगे यहाँ पे है, आपको कोई भी देखिए आपके क्वेश्चन किन्हीं 5 प्रश्नों के इस क्वेश्चन पेपर में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 400 शब्दों में। मतलब एक क्वेश्चन का जवाब 4 पेज में देना है, ठीक है? छोटा लिखते हैं तो, और बड़ा लिखते हैं तो आपको 5 पेज देना है एक क्वेश्चन का आंसर, 5 पेज में। और प्रत्येक भाग में से कम 2 क्वेश्चन लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 3 क्वेश्चन टोटल, ये क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। अगर भाग 1 में आपने 2 क्वेश्चन लिया और भाग 2 में आपने 3 क्वेश्चन लिया तो आपका 5 क्वेश्चन हो जाता है। इसी प्रकार भाग 1 में आपको 2 लेना है या 3 लेना है और भाग 1 में 2 लिया तो भाग 2 में कितना लोगे आप? 3 क्वेश्चन। इस तरह से करते हुए चले जाना है। देखिए भाग 1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पुरातात्विक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु प्रयुक्त विभिन्न विधियों की रचनात्मक चर्चा कीजिए। पुरातात्विक आंकड़ा है ना? तो पुराने समय के अकॉर्डिंग बात कर रहा है पुरातात्विक आंकड़ा, तो ये हम लोग अभी वहाँ से समझेंगे क्वेश्चन आंसर में। तो पुरातात्विक पुराने जो तत्व हैं इतिहास के पुराने तत्व, पुराने जो भी शिलालेख, है ना? पुराने बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, इमारत, है ना? हथियार, हड्डियाँ, तो ये सब पुरातात्विक आँकड़ा करना हो गया, ठीक है? पुराने चीज़ों को खोजना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, ठीक है? तो ये सब। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विविध सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। इसका कितने मार्क्स है? इसका भी 20 मार्क्स है। तो देखिए 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दक्षिण भारत की प्रारंभिक लौह युगीन संस्कृति पर चर्चा कीजिए। उसके बाद 4वाँ नंबर में आपका 2 टिप्पणी है ना, तो जैसे 3 नंबर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 20 मार्क्स का, चौथा नंबर में आपके क्या करना है, टिप्पणी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है ना, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कम से कम बनाने हैं। क, ख, ग, घ 4 क्वेश्चन में से देखो, वैदिक काल, प्रारंभिक भारत में क्षेत्रों का गठन, नील घाटी व पश्चिमी एशिया के प्रारंभिक किसान और उत्तरी काली
पोलिश वाले मृत भांड संबंधित संस्कृति। तो 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ से। उसी प्रकार ठीक आपको भाग 2 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए भाग 2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का। और इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का, और चौथा क्वेश्चन भी इसका क्या भैया, टिप्पणी का। चौथा क्वेश्चन इसका क्या, टिप्पणी का। ये 2 बनाना है 200 शब्दों में। तो टिप्पणी वाला क्वेश्चन जो भी बनाएंगे ना, 2 पेज में बनाना या फिर 2.5 पेज में, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए आपको 2 या 2.5 पेज लिखना चाहिए। तो 4 में से कोई भी जो आपको 2 अच्छा लगेगा वो कर लेना है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया कि भाई आप में आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। जो भाग 1 है, भाग 1 में 3 क्वेश्चन तो लॉन्ग पूछे जाएंगे जा रहे हैं, और चौथा नंबर में जो है कि आपका 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन में से आपको जरूरी नहीं कि टिप्पणी वाला बनाना ही है। अगर टिप्पणी वाला बनाया है तो आपको दोनों क्वेश्चन बनाने होंगे टिप्पणी के। तो भाग 1 में आपने 2 क्वेश्चन भाग 1 में और 3 क्वेश्चन भाग 2 में बना लेना, या फिर 3 क्वेश्चन भाग 1 में और 2 क्वेश्चन भाग 2 में, इस तरह से आपको करते हुए जाना है। तो क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। सो देखिए यहाँ पर भारत का इतिहास में प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे, सर ये प्राचीनतम काल कौन से काल की बात कर रहे हैं, ये 300 सी कौन सा सी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि देखिए प्राचीनतम काल से 300 सी का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, प्राचीनतम काल कौन सा काल, तो ये वह काल था। प्राचीनतम काल जो बोला जा रहा है ना, तो यहाँ यह समझिए यह वह काल था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। प्राचीनतम काल कौन सी काल थी, यह वह काल के बारे में बात किया जा रहा है जहां पर मानव के सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव का विकास हुआ, मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये समझ लो कि यह सभ्यता के मानव की सभ्यता की शुरुआती का समय था, जो कि 300 सी तक के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा, एग्जाम में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से लिखेंगे आप। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको शांत में जाना है भैया, आपको शांत में पीस महसूस करना है, ठीक है। पीस महसूस करना है, ब्लूटूथ या फिर हेडफोन का यूज इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल शांत, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आप न्यू हो तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैनल में, और इस चैनल को जुड़े रहने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पीस में रहना है, शांति से आपको समझना है, और आप अपने आप को, दिमाग को, अपना आपको जो माइंड है, इस माइंड को पहुंचा लेना है उस काल में, है ना। प्राचीनतम काल में अपना दिमाग को लेके चले जाइए, इसके बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको अगर डिस्टर्ब कोई किया तो समझ लो कि उस काल से आप आ चुके हैं। तो आप अपना माइंड को पहुंचा दीजिए प्राचीन काल में, एक वह काल जब प्रारंभिक मानव, है ना, प्रारंभिक मनुष्य, मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ। तो सोच लो उस समय लाइट बिजली ये सब कुछ नहीं थे, उस समय ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, उस समय मोबाइल वोबाइल नहीं थे। तो आप उस समय जा रहे हो, बहुत पुराने समय में जा रहे हो। जाओ जाओ, महसूस करो, फील करो, बहुत मजा आएगा। जब ये फील करोगे तभी ये चैप्टर में मजा आने वाला, तभी ये आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही मस्ती आएगा, है ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो चलो, पहुंच गए आप सब। अभी कहाँ हो, प्राचीनतम काल में हो, ठीक है, पहुंच गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले प्राचीनतम काल में आपको देखने को मिला खास करके सिंधु घाटी सभ्यता। समझो, सिंधु घाटी सभ्यता के तरफ नजर घुमाओ, माइंड को कहो सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस समय आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिला, ठीक है। कौन सी सभ्यता भैया, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या देखने को मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को ये मिला कि वहां पे आपको देख रहे हैं तो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसमें विकास हुआ था। और इसमें जो है कि हड़प्पा और हड़प्पा, पहला तो हड़प्पा, ठीक है। दूसरा मोहनजोदड़ो, दूसरा क्या भाई, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दो क्या करेंगे, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो नगर यहाँ पर बसे, दो नगर की सभ्यता यहाँ पर बनी, जो बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इस समय, इस अवधि में वैदिक काल का। दूसरा चर्चा करते हैं इस अवधि में किस काल का भैया, वैदिक काल का, ठीक है।
दूसरा चर्चा करेंगे वैदिक काल का, और तीसरा चर्चा यहाँ पर होगा महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल आप सोच सकते हो। ठीक है, महाजनपद मतलब कि अब ये उस समय की बात है। महाजनपद काल ये उस समय की बात है जब पोरस है ना, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब उस समय आए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। ठीक, अब ये सब समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ये पोरस आ ही रहे थे, जरूरी नहीं कि उनके जो सबसे पहले ना उनका समय महाजनपद काल का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बौद्ध और जैन धर्म का उदय, इस पे चर्चा करते हैं। मौर्य, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बौद्ध जैन धर्म के बाद मौर्य साम्राज्य का। इसी काल में जो चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसी समय आए। मौर्य साम्राज्य का भी हम लोग चर्चा किसमें करते हैं, इसी काल में। जो समझा रहा हूँ जो जरूरी है, देखो आप लोग बार बार इसी चीज को नहीं पढ़ने आओगे ना, तो जब आपका अब टॉपिक है तो आप इसे सभी सही से समझ ही जाओ, बहुत मजा आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे गुप्त काल को। कौन सा काल को, गुप्त काल को। ठीक, तो ये सब चीज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना जिसे ये सी का मतलब समझ में नहीं आता होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी का मतलब होता है कि बाद का समय। ये कब का समय है, ये ईसवी, मतलब नहीं समझे। ईसा मसीह, जो आपने ये नाम सुना होगा ना, कि जो ईसा के जन्म हुए थे, तो ईसा के जन्म के बाद के समय को हम लोग सीई कहते हैं। ईसा के जन्म के बाद के समय को सीई कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग बीसीई कहते हैं। ठीक है, बीसीई। ठीक, बिफोर कॉमन एरा, इसे बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। और इससे हम लोग सीई बोलते हैं, जब ईसा मसीह की जन्म हुई उसके बाद के समय को हम लोग सीई बोलते हैं। ठीक, तो सीई को हम लोग ईसवी बोलते हैं, समझ में आ रहा, ध्यान देना। और बीसीई को हम लोग ईसा पूर्व भी बोलते हैं। बीसीई को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो ये समझ जाना। तो हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, सीई का, मतलब कि ईसवी के, ईसवी का चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से अब हम लोग चलिए इस काल को स्टार्ट करते हैं। इस काल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका यही है। एक मिनट देखते हैं, क्वेश्चन सब देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो चलिए समझते हैं। भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। समझिए, भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः 5 भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कितने भागों में बांटे जाते हैं, 5 भागों में। पहला जो है कि इसका नाम है भौगोलिक पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा है प्राद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भारत की भारत की उत्तरी सीमा बनाता है, और ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्राकृतिक दुर्ग की तरह है, जिसने जिसने विदेशी आक्रमणों को काफी हद तक रोका है ना। ये जो क्षेत्र है विदेशी आक्रमणों को क्या किया, बहुत बहुत ही हेल्प किया, काफी मतलब रोका। विदेशी आक्रमणों को नहीं, विदेशी आक्रमण करने वालों को। ठीक है, तो विदेशी आक्रमणकारों को रोका। भारत की सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखा। कौन सा, ये क्षेत्र है। और यहाँ से निकलने वाली नदियां सिंचाई और सभ्यताओं के विकास का आधार बना। तो ये आपने क्या देखा, जो ये जो हिमालय पर्वत है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही काफी लाभदायक है। बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ उस समय में। ठीक है, उस समय में भी बहुत ही काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। आक्रमणों से बचाया, बहुत सारे संकटों से हमें ये पर्वत बचाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है उत्तर उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, इसने क्या किया, तो उत्तरी विशाल मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है। तो ऐतिहासिक रूप से यह भारतीय सभ्यता का क्या माना जाता है, केंद्र रहा।
और यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था तक इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स, विकास हुआ उत्तरी विशाल मैदान में। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रायद्वीपीय पठार, इसकी महत्व को समझिए। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है ना? मतलब कि ये बहुत ही पुराना भूभाग है, पृथ्वी का भाग है। यहाँ पर यह खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ पर खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं और द्रविड़ सभ्यता, मंदिर, स्थापत्य, मतलब अलग-अलग सभ्यता यहाँ पर पाए जाते हैं। मंदिर, स्थापत्य एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा यहाँ पर क्या हुई भैया, विकसित हुई। अगला आपका थार मरुस्थल, ठीक है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जहाँ सीमित जल संसाधनों के कारण जनसंख्या घनत्व कम रहा, लेकिन यहाँ की जो किलों और व्यापारिक मार्गों ने ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखा। नेक्स्ट आपका तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो समुद्री व्यापार, विदेशी संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण ये रहे हैं। ठीक है? तटीय मैदान और द्वीप समूह। यहाँ से भारत का समुद्री इतिहास विकसित हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? तो यहाँ है लिखने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है या फिर क्या क्या कारण थे? ठीक है, यहाँ पर थे होना चाहिए वैसे। क्या होना चाहिए? थे होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण देखने को मिलता है, बहुत सारे कारण सुनने को मिलता है। लेकिन भैया आप लोग ये भी तो कहीं न कहीं आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि सर ये हड़प्पा सभ्यता आखिर ये होता क्या है? हड़प्पा सभ्यता देखिए समझिए इसको, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक है, एक था, ठीक है? है नहीं, अभी तो है नहीं, अभी इसको है नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी मौजूद नहीं, ये सभ्यता पतन हो चुका है इसका, ठीक है? तो इस सभ्यता की बात करें, तो ये 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ठीक है? ईसा पूर्व। तो इसका समय क्या है कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक की बात है। ठीक है? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक का था? तो 26 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है? इस समय ही क्या हुआ था ये विकसित हुआ था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा या इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा जहाँ क्यों पड़ा भाई यहाँ ये समझो। हड़प्पा सभ्यता में जो थे क्या-क्या थे समझिए। तो देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला गया कि हड़प्पा यहाँ पे जगह था। हड़प्पा वो एक कोई ना कोई एक स्थान था, ठीक है? जहाँ पे ये सभ्यता आपको देखने को मिले। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हड़प्पा क्यों, कहाँ-कहाँ से नाम आया, ठीक है? ये जगह का नाम था और अब आगे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि मान लो इसको ऐसे समझें कि देखिए, आज से लगभग 4500 साल पहले कुछ लोग बड़े, साफ-सुथरे और योजनाबद्ध शहरों में रहते थे। ठीक है? उनके घर जो है कि पक्की ईंटों के बने होते थे। सड़कों पर जाल होता था, नालियों की अच्छी सुविधा, मतलब ये जो सभ्यता थी, बहुत ही साफ, सुंदर, स्वच्छ सभ्यता थी। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता की बात करें, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी कि इस समय पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ये समझ जाइए कि भैया इस समय पक्की मकान आपको देखने के सॉरी उस समय पक्के मकान थे। जो उस समय जो सड़क जो थी वो बहुत ही चौड़े थे। नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। खेती और व्यापार होते थे। मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है? तो ये समझ में आ गया हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समझते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर इतिहासकारों में एक मत नहीं है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे कोई एक फिक्स नॉलेज पता नहीं चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि ये सभ्यता आखिर क्यों मतलब पतन हुए। लेकिन विभिन्न पुरातात्विक पुराने चीज़ों से और पर्यावरणीय प्रमाणों के आधार पर कई कारण सामने वो आते हैं, ठीक है? इस सभ्यता के पतन का। कौन-कौन से? पहला कारण यहाँ पे आपको मिल रहा है, सबसे प्रमुख कारण कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई।
जलवायु परिवर्तन, तो समय के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन में क्या है मतलब कि ऐसा समय जलवायु परिवर्तन ये होता है ना, जब कई साल के बाद एक ऐसा कुछ अदृश्य कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है ना आपदा आ जाता है या फिर समस्या के साथ जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ के मौसम, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ के प्रकृति में बिल्कुल बदलाव आ जाता है। तो इसमें कम से कम बहुत अच्छे समय 100 साल से भी अधिक लग जाते हैं इस सभ्यता में इस टाइम को, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए कि जलवायु परिवर्तन के कारण सुनते हैं कि ऐसा वहाँ के जो मानसून थे वो कमज़ोर पड़ गया था, वहाँ पे जो कि वर्षा कम होने लगी, ठीक है? वर्षा जो है कि बहुत ही कम होने लगी और क्षेत्र में क्या होने लगे, क्षेत्र में जो चीज़ शुष्कता बढ़ गई, उस समय वहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही थी, इसके वजह से और इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ा, जो इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, ठीक? तो ये तो कुछ विद्वानों ने ये कहा। दूसरा दूसरा ये है कि कह रहे हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन आने से या सिंधु सरस्वती और घाघरा जैसी नदियों के प्रवाह बदलने या फिर सूखने से नगरों का जल स्रोत प्रभावित हुआ। पानी की कमी के कारण बड़े-बड़े शहरी केंद्र धीरे-धीरे उजड़ने लगे। कह रहा है कि नदियों के मार्ग जो नदी जिस दिशा में उस दिशा में चलते थे क्योंकि पहले के समय में कोई टेक्निक नहीं थे कि पानी यहाँ से वहाँ तक, ठीक है? नदी का रुख बदल गए जाने से वहाँ पे पानी आना, पानी लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था जिसकी वजह से ऐसे भी अंजाम हुआ और वहाँ की सूखे सूखे पड़ गए बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से भी कह रहे हैं कि अंत हो गया। तीसरा कारण प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ और भूकंपीय गतिविधियाँ मानी जाती है ना? तो उस समय सुनते हैं कि बहुत अधिक बाढ़ आ गई थी, मौसम बिगड़ने के कारण, जलवायु परिवर्तन होने के कारण। तो बाढ़ आने से भूकंप आने से ये स्थल जो है कि टूट-फूट गए, ध्वस्त हो गए, लोग जो है कि धँस गए, मर गए, है ना? तो इस तरह से भी ये सभ्यता नष्ट हुई, समझ में आ गया? और जिसने नगर से व्यवस्था और निर्माण ढाँचा जिससे मतलब जो निर्माण हुआ था बढ़िया से घर, सभ्यता बनी थी, वो सब नष्ट हो गया, ऐसे। और कुछ विद्वान कह रहे हैं कि आर्थिक अवनति और व्यापारिक संबंधों के टूटने को भी महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, ठीक है? मेसोपोटामिया आदि क्षेत्रों में व्यापार घटने से आर्थिक संतुलन बिगड़ गया और शहरी जीवन कमज़ोर पड़ गया। मतलब कह रहे हैं कि जो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी खत्म हो गया था, व्यापारिक संबंध टूट गया था, जो जहाँ से व्यापार बिज़नेस करता था, वो भी उनके तो पहले के अभी के टाइम के अकॉर्डिंग पहले था ना था। अभी तो ये थोड़ा ना कि कहीं भी जाके मार्केट में सामान बेच लें, है ना? अपना जीवन बसर कर लें। उस समय ऐसा नहीं था भाई, वहाँ व्यापार करना पड़ता था, एक जगह दूसरी जगह बहुत मेहनत करना पड़ता था, है नहीं? तो ये सब सुनते हैं कि जब टूट गया, संबंध टूट गया, व्यापार नहीं होने लगा इसका, उस समय भी ऐसा हो गया। उसके बाद भाई और भी कई प्रॉब्लम है। दूसरी कि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विघटन होने लगा, जिससे केंद्रीकृत नियंत्रण हो गया। और यानी कि एग्ज़ैक्ट ये भी पता चल रहा है कि इसमें आर्य जो है कि लोग आक्रमण कर दिया, ठीक है? और आर्य लोग आक्रमण जो किया, इसमें नहीं विदेशी आक्रमण जो आके मतलब आक्रमण किया तो आर्य समाज जो आक्रमण किए जिससे ये बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिले। पूरी तरह से सुनते हैं कि इन सभ्यता का ही विनाश कर दिया, किसी को मत नहीं छोड़ा। ये है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भारत की ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषता बताइए। ताम्रपाषाण तो ताम्र नहीं ताम्र होगा, ठीक है? ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएँ को बताइए। ठीक है? ताम्रपाषाण, तो ताम्र मतलब तांबे, है ना? तो तांबे का काल, ये वो काल था जब तांबे के सामान बनते थे। तो देखिए समझिए, भारत की ताम्रपाषाण, ठीक है, जिसको चालकोलिथिक बोला जाता है ना? तो ये ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतियाँ लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के बीच सुनते हैं विकसित हुई। ये संस्कृतियाँ तांबे और पत्थर दोनों के उपकरणों के उपयोग के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन-कौन से? ध्यान देना इस काल में कह रहे हैं कि संस्कृतियाँ जो है कि तांबे और पत्थर, है ना? उस समय तांबे और पत्थर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता था, ठीक है? तांबे और पत्थर के उपयोग लगभग हर चीज़ों में तांबे और पत्थर का उपयोग किया जाता था, ठीक है? उसके बाद इनकी पहली प्रमुख विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। लोग गेहूँ, जौ, धान, दालें आदि की खेती करते थे, है ना? उस समय ताम्रपाषाण काल में क्या करते थे? गेहूँ, जौ ये सब खेती करते थे। इससे स्थायी जीवन की प्रवृत्ति बढ़ी।
दूसरी विशेषता गांव आधारित बसावट थी। ये लोग छोटे-छोटे गांवों में कच्चे या फिर अर्ध पके घरों में रहते थे। नगरों का विकास सीमित था, लेकिन सामाजिक जो संगठन वो क्या हो गया था, विकसित हो रहा था। तीसरी बात तीसरी विशेषता तांबे और पत्थर के जो औजारों का प्रयोग होता था। खेती जो है कि खेती और दैनिक जीवन में पत्थर के साथ-साथ लोग तांबे के उपकरणों का उपयोग बहुत ही तकनीकी प्रगति को बहुत ही तेज़ी से करता था और ये तकनीकी प्रगति को दिखाता। उस समय की टेक्निक्स था, ठीक है? टेक्निक्स इसी पर निर्धारित था, ठीक है? निर्भर था। चौथी विशेषता था कि मिट्टी के बर्तनों की विविधता भी देखने को उस समय मिले। चित्रित मृदभांड और इस संस्कृति की पहचान जिनमें ज्यामिति और प्राकृतिक आकृतियां भी देखने को मिली। पांचवी विशेषता क्षेत्रीय विविधता थी। मालवा, जारवे, आहार, बनास और कायथा जैसी कई क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या संस्कृतियां विकसित हुई, जिनमें स्थानीय विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वर्णन कीजिए। तो भैया भारत पर सिकंदर का आक्रमण ये बहुत ही समझ लो खतरनाक है। आज भी आप लोग नाम सुने होंगे ये सिकंदर का। कोई भी खास वो चीजों के लिए ना सिकंदर का नाम लिया जाता है। सोच लो वो सिकंदर जबकि हमारे देश का नहीं विदेशी था, ठीक है, इंडोनेशिया का। अब देखो ये मैसेडोनिया का, सॉरी मैसेडोनिया का, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बहुत ही शक्तिशाली, ये जो सिकंदर जो था बहुत ही शक्तिशाली था। इसका मकसद था पूरी धरती में, पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में राज किया जाए, पूरी दुनिया को अपना अधिकार पूरी दुनिया में अपना अधिकार स्थापित किया जाए, ठीक है, पूरी दुनिया को अपने अंदर किया जाए, है ना, पूरा दुनिया को जीत सके। इसका यही क्या कहते था, अरमान था। अंडरस्टैंड? चलो आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में और भी अच्छे विस्तार पूर्वक। तो देखिए भारत में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का दूसरा नाम था अलेक्जेंडर, ठीक है। तो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर महान का भारत पर आक्रमण जो हुआ वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। मतलब उस समय के इतिहास का ये बहुत ही खतरनाक घटना माना जाता है। वह मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया का शासक था और उसका उद्देश्य था विश्व विजय की नीति के अंतर्गत भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर अधिकार स्थापित करना। तो इसका ये तो उद्देश्य था ही पूरी दुनिया पे राज करे, पूरी दुनिया पे उनका ही कंट्रोल हो। लेकिन साथ में ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर अधिकार स्थापित करना। मतलब कि भारत पर वो अधिकार जमाना चाहते थे, ठीक है? तो भारत को भी जीतना चाहते थे क्योंकि उस समय भारत को जीतना असंभव ही नहीं, नामुमकिन था। भारत में ऐसे-ऐसे महान योद्धा थे, ठीक है? महान शासक थे, महान राजा थे, ठीक है? तो जहाँ कोई भी जीत के जाता मतलब संपूर्ण जीतना किसी की बस की बात नहीं। तो उस समय पोरस जैसे महान शासक थे, ठीक है? महान शासक, महान योद्धा थे और उस समय इनसे जीतना असंभव था। लेकिन फिर भी ये सिकंदर इतने शक्तिशाली थे जो कि ईज़िली हरा दिए इन्हें, ठीक है? ईज़िली, लेकिन फिर भी लास्ट में पोरस का ही जीत हुआ, ठीक है? लास्ट में भारत की ही जीत हुआ। चलिए, समझते हैं। सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार कर लिया, भारत में प्रवेश भी कर लिया, है ना, पार भी कर लिया, सिंधु कुश पार कर भारत में प्रवेश कर लिया और सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी ने उसकी अधीनता स्वीकार किया। तक्षशिला में भी आक्रमण करके तक्षशिला में आम्भी को भी अपने हक पे कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद उसने पोरस, ठीक है, पुरु, है ना, पोरस से युद्ध किया, जो झेलम नदी यानी कि हाइडेस्पीच के तट पर हुआ। इस प्रसिद्ध युद्ध में भारतीय सेना ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः पोरस जो है कि फिर भी पराजित हो गया, पोरस की हार भी हो गई। हालांकि सिकंदर उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर, है ना, बहादुरी से प्रभावित हो गया और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। यहाँ पे हुआ ये कि पोरस इतने महान थे, इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान थे कि उन वो जो लड़ाई कर रहे थे, यहाँ लड़ाई जो हो रहा था सिकंदर और पोरस का, सबसे मेन लड़ाई जो था सिकंदर और पोरस का था। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हो रही थी और ये दोनों के बीच जो लड़ाई थी बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पे देखो एक लड़ाई धर्म की हो रही थी
ठीक, एक लड़ाई धर्म की हो रही थी और दूसरी तरफ जो लड़ाई अधर्म की हो रही थी। धर्म की लड़ाई अधर्म से हो रही थी, ठीक है? तो अधर्म मान लो सिकंदर को, सिकंदर को क्यों भाई? क्यों नहीं माने सिकंदर को? क्योंकि वो किसी भी अच्छाई को नहीं देखते थे। सिर्फ़ उसका एक ही मकसद था कि भाई पूरी दुनिया में राज किया जाए, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाए। चाहे सामने जो भी आए, जो भी मिले, अच्छा, बुरा कोई भी मिले, साधु-संत कोई भी मिले, मतलब कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। ठीक? तो ये अधर्म था। तो जिसका मतलब ये अधर्म है और दूसरा ये धर्म के सच्चाई रास्ते पे चलते थे, ठीक है? तो धर्म के साथ ये युद्ध करते थे और इसने जितने भी युद्ध किया इस छल से नहीं बल से किया और इसी बल की वजह से इन्होंने ये बहादुरी देखा, ठीक है? सिकंदर को ये बहादुरी बहुत ही पसंद पड़ा और इसकी बहादुरी देखते हुए, युद्ध को देखते हुए, हिम्मत को देखते हुए उसके सामने ये झुक गया। मतलब लास्ट में इसको हार मानना पड़ा। मतलब ये कि सच्ची लड़ाई किसी से युद्ध जीतने पर नहीं, सच्ची लड़ाई किसी के दिल जीतने पर है। उनने ये कहा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिकंदर ने व्यास नदी तक आगे बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वे लंबे युद्धों और थकान से परेशान हो गए थे। क्या? है ना? सिकंदर के जो सैनिक थे। परिणाम स्वरूप सिकंदर को वापस करनी पड़ी, है ना? और भारत पर सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि वह अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका, है ना? लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इस आक्रमण का महत्व अधिक है। इससे भारत और यूनान के बीच क्या हुआ? व्यापार बढ़ा, कला और सांस्कृतिक आदान-प्रदान देखने को मिले। ठीक है? और यहाँ यहाँ पे मतलब एक दूसरे से में दोस्ती हो गया। तो इस प्रकार सिकंदर का आक्रमण भारतीय झेलम में एक महत्वपूर्ण संपर्क घटना के रूप में देखा जाता है, जिसने पश्चिमी और भारतीय सभ्यताओं के बीच संबंध भी स्थापित किए। ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स 5 को। साम्राज्य की अवधारणा क्या है? क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो साम्राज्य को समझिए। साम्राज्य क्या होता है भाई? साम्राज्य को इंग्लिश में एम्पायर बोला जाता है। साम्राज्य की अवधारणा से तात्पर्य एक ऐसे विशाल राजनीतिक ढांचे से है जिसमें एक केंद्रीय शक्तिशाली शासक के अधीन अनेक प्रदेश, विभिन्न जातियां और विविध प्रशासनिक इकाइयां सम्मिलित होती है। समझ में आ गया? साम्राज्य एक अपने आप में बहुत बड़ा राज्य होता है, जिसमें कई राज्य मिले होते हैं, कई राज्यों के समूह होते हैं, कई राज्य, मतलब बहुत दूर दूर तक उनका ही राज चलता है। ठीक है? तो वो हमारे साम्राज्य है। लाखों गांव, है ना? तो मतलब समझ लो लाखों गांव उसमें सम्मिलित होते हैं, कई हजारों सिटीज, नगर उसमें मिले हुए होते हैं साम्राज्य में। समझ में आ गया? बहुत सारे सेना होते हैं उस समय, तो वो साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा राज्य होता है। ठीक? साम्राज्य में सामान्यतः एक संगठित प्रशासन, कर व्यवस्था, सेना और कानून व्यवस्था होती है, जो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करती है। तो भारत में मौर्य साम्राज्य इस अवधारणा का पहला स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद अशोक के समय यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया और लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर इसका नियंत्रण हो गया था। मौर्य ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली विकसित की। राजधानी पाटलिपुत्र से शासन चलता था और प्रांतों में राजकुमार या फिर नियुक्त अधिकारी शासन करते थे। ठीक है? प्रांतों में अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था और सेना अत्यंत क्या थी? संगठित थी उस समय। अब दूसरा, अशोक के समय अ, अशोक भी मौर्य थे, तो अशोक के समय धर्म और नैतिकता आधारित शासन नीति अपनाई गई, जिससे साम्राज्य को एक वैचारिक आधार भी मिला। विभिन्न क्षेत्रों को एक राजनीतिक इकाइयों में बांधने का प्रयास किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौर्यों ने केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो भारत के राजनीतिक एकीकरण का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दक्कन और तमिलहा में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए।
तो देखिए यहाँ पे दक्कन और ये तमिल-हम, भैया ये क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट तो होंगे ना कि ये दक्कन और तमिल-हम क्या है? अ, सो कन्फ्यूज़ इसमें नहीं होना है आपको कि दक्कन क्या है? तो दक्कन जो है कि कोई जगह का नाम है। दक्कन क्या है? कोई क्षेत्र है। यह एक बहुत ही बड़ा पठारी क्षेत्र है। दक्कन जो है वो एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है? तो दक्कन दक्कन आज के समय में ये कहाँ आते हैं? तो ये याद रखना, दक्कन की बात तो दक्कन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग इसमें आते हैं। किसमें? दक्कन क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तमिल-हम की। तो तमिल-हम की अगर बात करें तो आज के समय में तमिल-हम तमिल-हम भी एक क्या है? एक प्राचीन काल से उस क्षेत्र प्राचीन काल का एक क्षेत्र है। तमिल जिसमें ना तमिल अब ये समझ लो कि तमिल लोग रहते हैं, है ना? तमिलकम में तमिल लोग रहते हैं, तमिल भाषा यूज़ होता है और ये आज के समय में तमिलकम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलकम कहाँ है भैया? तमिलनाडु में, ठीक है? तमिलकम तमिलनाडु में, केरल के कुछ भाग और श्रीलंका का उत्तरी भाग इसमें मिलता है, ठीक है? तो ये दक्कन और ये तमिलकम तमिल-हम। ठीक है, तो यहाँ के बारे में क्या करेंगे? प्रारंभिक राज्य उस समय का कैसा था? इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, दक्कन और तमिल-हम दक्षिण भारत में प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया लगभग तीसरी शताब्दी से ईसवी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी, है ना? तो ये जो है कि तमिल-हम और दक्कन इनकी जो प्रक्रिया प्रारंभिक राज्य की जो प्रक्रिया कह रहे हैं कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। समझ में आया? ईसा पूर्व क्या हुआ? जब मसीह का जन्म से पहले की बात और तीसरी शताब्दी मतलब जन्म के बाद की बात। तो यहाँ से यहाँ तक विकसित हुई। यह क्षेत्र लंबे समय तक जनजाति और कबीलाई व्यवस्था से जुड़ा रहा, लेकिन धीरे-धीरे संगठित राज्यों का इसमें उदय हुआ। दक्कन क्षेत्र में राज्य निर्माण सातवाहन वंश के उदय से स्पष्ट होता है ना। सातवाहनों ने दक्कन में एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन थी। उन्होंने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यावहारिक संपर्क को क्या किया स्टूडेंट्स? मजबूत किया। इस क्षेत्र में कृषि, व्यापार और कर प्रणाली यानी टैक्स लेने का काम-धाम, टैक्स का काम, तो कर प्रणाली के विकास ने राज्य को आर्थिक आधार प्रदान किया। सातवाहनों ने स्थानीय मुखियाओं और जनजातीय समूहों को अपने अधीन प्रशासन को सुदृढ़ किया। तमिल-हम में राज्य निर्माण संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये तमिल-हम में राज्य निर्माण संगम काल में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यहाँ पे उस समय चेर, चोल और पांड्य 3 प्रमुख राजवंश उभरे। तमिल-हम में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व में कौन-कौन दिखाई दिए? चेर, चोल और पांड्य वंश, ठीक है? इन राज्यों का आधार क्या था भाई? कृषि, समुद्री व्यापार, ठीक है? और बंदरगाह शहर थे। मसूरी मसूरी कहते हैं इसको मसूरी या फिर मुसिरी और पुहार जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या थे? उस समय केंद्र थे। तमिल-हम राज्य अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत थे, जहाँ स्थानीय सरदारों और मुखियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फिर भी धीरे-धीरे राजाओं ने केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की। इस तरह से आप कह सकते हैं दक्कन और तमिल-हम में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जनजाति में समाज से विकसित होकर कृषि, व्यापार और राजनीतिक संगठन के आधार पर प्रासंगिक राज्यों के रूप में सामने आई, जिसने दक्षिण भारत के ऐतिहासिक विकास की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भैया 7। मध्य पाषाण संस्कृतियों के औजार जीवन निर्वाह पैटर्न, ठीक है? कह रहे हैं कि कौन-सा मध्य पाषाण संस्कृति? तो इस समय के औजार, जीवन निर्वाह और जीवन निर्वाह पैटर्न तथा सामाजिक संगठन किस प्रकार थे? कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में, ये बताना है। चलिए समझिए, मध्य पाषाण संस्कृति की बात करें तो ये लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस समय ये विकसित हुआ था 10,000 ईस्वी पूर्व के बाद से। यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का काल होता है। मध्य पाषाण जो है कि पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का काल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होंगे
कि मध्य पाषाण, पुरा पाषाण और नव पाषाण आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरा पाषाण की, ठीक है? पुरा पुरा पाषाण की अगर हम बात करें, है ना? पुरा पाषाण की बात। स्टूडेंट्स, ये जो काल है आपका पुरा पाषाण, ये सबसे प्राचीन काल था, बहुत ही पुराना, सबसे पुराना काल, पुराना सभ्यता, पुराना समय, ओल्ड स्टोन स्टेज भी इसे बोला जाता है, ओल्ड स्टोन स्टेज, है ना? पुरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन स्टेज भी बोला जाता है, ओल्ड स्टोन स्टेज, ठीक है? इस समय जो कि लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है? इस समय पुरापाषाण काल में लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे, फल-फूल इकट्ठा करते थे, पत्थर के बहुत साधारण औजार इस्तेमाल करते थे, है ना? सिंपल। खेती और पशुपालन यहाँ पे इस समय जानते ही नहीं थे। पूरा पाषाण काल में खेती करना या फिर पशु पालना नहीं जानते थे, ठीक? तो याद रखना, जो शिकार और गुफाओं का पर निर्भर थे जिस समय, उस समय ही पुरापाषाण उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? सो देखिए, पुरापाषाण के टाइम पीरियड की अगर बात करें पुरापाषाण की, तो भैया ये क्या, इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसका लगभग, ठीक है, पुरापाषाण काल की बात करें तो लगभग 20 लाख, ठीक है, 20 लाख अ, वर्ष, 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर, ठीक है, पुरापाषाण काल को समझिए, 20 लाख पहले, तो 20 लाख 20 लाख, ठीक है, अब ये समझ लो कि ध्यान समझो, 20 लाख कहाँ है? यहाँ है। 20 लाख पहले की, 20 लाख साल वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, 10,000 ईस्वी तक पूर्व तक, मतलब इतना पुराना ये समय था, पूरा पाषाण, समझ में आ गया? तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, पुरा पाषाण बात कर लिए, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण सेकंड में। तो ये जो कि मध्य पाषाण जो है, इसका टाइम पीरियड अगर बताऊं, मध्य पाषाण का टाइम पीरियड बताओ, मध्य पाषाण काल का, ठीक है, मध्य पाषाण काल की का टाइम पीरियड बताऊं तो भैया, ये जो है कि 10,000 ईस्वा पूर्व से लेकर इसको माना जाता है 8,000 ईसा पूर्व, है ना? 8,000, ठीक है, 8,000 या फिर 6,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण कब से कब तक, सॉरी, पूरा पाषाण कब से तब कब तक, याद रखिएगा तब तो होगा। पूरा पाषाण की बात करें, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण 20 लाख, ठीक है, 20 लाख पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक, ठीक है, समझ आ गया? दूसरा मध्य पाषाण की अगर बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें तो भैया ये 10,000 से लेके 10,000 से लेके 8,000, 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व या फिर 6,000, समझ गया? तो भैया ये काल में क्या हुआ, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, जो मध्य पाषाण था। तो मध्य पाषाण काल में ये हुआ कि इस समय जो लोग थे वो थोड़ा-थोड़ा करके सीखने लगे थे खेती-बाड़ी करना, ठीक है? लोग लोग जो है कि पत्थर को छोटा-छोटा बनाने लगे ना, पत्थरों के औजार बनाने लगे। शिकार भी धीरे-धीरे करने के लिए समझ गए कि भाई कैसे शिकार करना है, ठीक है? और जानवरों को पालना भी धीरे-धीरे सीखने लगे, ठीक है? और बस्तियाँ बनाना धीरे-धीरे सीखने लगे। इस काम में, ठीक? समझ में आ गया? तो उसके बाद आपका जो लास्ट है मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण, तो नवपाषाण काल की बात करें, तो ये 8,000 या फिर 6,000 कहो, 8,000 या फिर कहो ये 6,000, तो 8,000 या 6,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। 3,000, समझ गए? पुरा पाषाण 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 10,000 वर्ष पूर्व, और मध्य पाषाण क्या भाई, 10,000 पूर्व से लेके 8 या 6,000 पूर्व, और पूरा नव पाषाण क्या,
कि भाई 8 या 6000 पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व। तो याद रखना, ये चीज़ पूरा ध्यान रखना, ठीक है? पूरा कोशिश करना कि ये चीज़ याद रहे। तो नवपाषाण काल में जो कि स्टूडेंट्स ये लोग खेती करना शुरू कर दिया था, पशु पालने लगे, अस्थायी घर बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, ठीक है? ये सब चीज़ होने लगे। ध्यान रखना, अगर आपको सही से याद रखना है तो पुरा पाषाण मतलब सबसे पुराना, जिसमें लोग शिकार पर ही निर्भर थे। मध्य पाषाण बीच का काल था, जब जैसे छोटे औजार बसावट की शुरुआत होने लगी, खेती वेती धीरे-धीरे होना स्टार्ट, खेती नहीं मतलब कम से कम घर-वुर बनाने लगे लोग अच्छा से, है ना? थोड़ा-सा वो जानवर वाला जीवन से थोड़ा-सा बाहर निकलने लगे। और नवपाषाण जिसमें खेती-बाड़ी सब ये सब चीज़ स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया अच्छा से? इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लेट इसलिए लिया कि ज़रूरी था समझना। और देखो आगे, यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमणीय काल था, है ना? मध्यपाषाण काल को संक्रमणकालीन चरण भी संक्रमणीय काल भी कहते हैं, ठीक है? तो जिसमें मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, ये औजार का यूज़ करना सीख गया। औजार का यूज़ यानी मध्यपाषाण काल के जो औजार थे, वो छोटे और अधिक परिष्कृत थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण के जो छोटे औजार थे, पत्थर के बने, उसको क्या कहते थे क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। यह बहुत छोटे पत्थर के ब्लेड, तीर के फलक, छुरी और खुरचनी जैसे उपकरण होते थे। उनका इनका जो उपयोग होता था स्टूडेंट्स, शिकार, मछली पकड़ना और दैनिक कार्यों में किया जाता था, और लकड़ी और हड्डी के औजारों का भी इसमें प्रयोग थोड़ा-सा होने लगा। जीवन निर्वाह पैटर्न की बात करें तो इस काल में मनुष्य पूर्णतः शिकार और संग्रह पर निर्भर था। मतलब कि खाना-पीना जुटाने पर निर्भर हो गया था। ठीक है? थोड़ा-थोड़ा शिकार भी कर रहा था और खाना-पीना भी जुटा रहा था। और लेकिन धीरे-धीरे पशुपालना भी इन्होंने सीख गया। लोग हिरन, जंगली सूअर, मछलियाँ आदि का शिकार किया करते थे और फल, कंद-मूल तथा बीज इकट्ठा करते थे इस समय। कुछ स्थलों पर अर्धस्थायी निवास के प्रमाण भी मिले हैं, जो अस्थायी जीवन की ओर बढ़ते हुए संकेत थे। और दूसरी बात, अब हम लोग देखते हैं सामाजिक संगठन कैसी थी उस समय। तो जो मध्यपाषाण काल थे, मध्यपाषाण समाज छोटे-छोटे समूहों में विभाजित थे। ठीक है? छोटे-छोटे समूहों में लोग रहते थे अलग-अलग जगह में, जिन्हें जनजाति या फिर कबीलाई संरचना कहा जा सकता है। समाज जो है कि अपेक्षाकृत समानतावादी था, जहाँ सामाजिक विभाजन कम था। सामूहिक शिकार और संसाधनों के साझा उपयोग से सहयोग की भावना विकसित हुई। कुछ स्थानों पर दफन प्रथाएं भी मिली है, जो धार्मिक या फिर आस्थागत विश्वासों की ओर संकेत करती है। ठीक है, इस प्रकार आपने सीखा मध्यपाषाण काल भी सीखा, पुरापाषाण और नवपाषाण भी सीखा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के पैटर्न तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। आरंभिक हड़प्पाई बस्तियां लगभग 33,000 ईसा पूर्व से लेकर 26,000 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई, जिन्हें पूर्व हड़प्पा या फिर प्रारंभिक सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। इन बस्तियों का भौगोलिक विस्तार और विशेषताएं सिंधु सभ्यता के शहरीकरण की आधारशिला मानी जाती है। भौगोलिक विस्तार का पैटर्न, आरंभिक हड़प्पाई बस्तियां मुख्यतः सिंधु नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इनमें बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग भी शामिल थे। प्रमुख स्थलों में कोट दीजी, अमरी, कालीबंगन, बनावली और मेहरगढ़ आदि आते हैं। और ये बस्तियां नदी घाटियों के साथ-साथ उपजाऊ मैदानों में भी क्या कहते हैं विकसित हुई, जहां कृषि और जल संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी। प्रमुख विशेषता समझिए, इन बस्तियों की पहली विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें गेहूं और दालों की खेती की जाती थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था उस समय। चलो, दूसरी विशेषता यह थी कि गांव जो है कि छोटे और अपेक्षाकृत असंगठित थे, लेकिन धीरे-धीरे नियोजित बसावट की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। तीसरी विशेषता मिट्टी के बर्तनों की उन्नत परंपरा थी, जिनमें चित्रित मृदभांड भी पाए गए हैं। चौथी विशेषता तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग था, जो तकनीकी विकास को दर्शाता था। पांचवी विशेषता व्यापारिक संपर्कों की शुरुआत थी, जिसे स्थानीय और क्षेत्रीय आदान प्रदान बढ़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आपके हैं 9 16, यानी कि 16 महाजन पदों पर एक लेख लिखिए। क्या भाई ये 16 महाजन पद क्या थे? ठीक है, समझिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 16 महाजन पदों का उदय हुआ।
यह जो है कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय तथा राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। तो ये महाजनपद कौन थे? 16 महाजनपद कौन थे? तो देखिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, आसमक, अवंती, गांधार और काम्बोज। ये 16 महाजन थे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 ये महाजन पद थे। ठीक है, तो ये सब आपका एक राज्य था। ठीक है, तो ये राज्य जो है कि गंगा घाटी से लेकर उत्तर पश्चिम और दक्कन के कुछ भागों तक फैले हुए थे। इन महाजन पदों की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि राजनीतिक संगठन का विकास हुआ था। कुछ महाजन पद राजतंत्रात्मक थे, जैसे मगध और कौशल, जबकि कुछ गणराज्यात्मक थे, जैसे कि वज्जी और मल्ल। मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद बनकर उभरा, क्योंकि इसकी जो कि भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता और मजबूत सैन्य व्यवस्था जैसे इसे लाभ प्रदान करती थी। महाजन पद काल में कृषि, व्यापार और नगरीकरण का विकास हुआ। लोहे के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा और अस्थायी वस्तुओं का विस्तार हुआ, और सिक्कों के प्रयोग से व्यापारिक गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़ी। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, इसके साथ ही इस काल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और युद्ध भी बढ़े, जिससे अंततः कुछ शक्तिशाली राज्यों का भी यहाँ पर उदय हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में 6ठी शताब्दी BCE, है ना, में उदित नवीन धार्मिक विचारधाराओं को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कह रहे हैं, तो समझिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन का युग था। इस काल में वैदिक कर्मकांडों की जटिलता, यज्ञों की महत्ता, ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व के विरुद्ध अनेक नवीन धार्मिक विचारधाराएं उभरी। इनमें बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्या हुआ स्टूडेंट? सिद्ध हुआ। इस समाज में आर्थिक परिवर्तन, नगरीकरण और व्यापारिक वर्ग के उदय ने नए धार्मिक विचारों की आवश्यकता पैदा की। लोग अधिक सरल, नैतिक और व्यवहारिक धर्म की ओर आकर्षित हुए। इस पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। बौद्ध धर्म की विशेषता थी कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और अहिंसा पर बल। बुद्ध ने जाति व्यवस्था, यज्ञों और कर्मकांडों का विरोध किया और मानव जीवन के दुखों के समाधान पर जोर दिया। बौद्ध धर्म ने समानता और नैतिक जीवन का क्या किया? संदेश दिया, जिससे यह जनसाधारण लोकप्रिय हुआ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हुआ होगा कि ये 4 आर्य सत्य क्या? तो समझिए, 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण, और चौथा है दुख निवारण का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य हैं जो जो बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और अष्टांगिक मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग समझिए, अष्टांगिक मार्ग मार्ग जो है कि वो 8 प्रकार से माने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक 8 मार्ग को माने जाते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि यानी कि सही समझ, सम्यक संकल्पना, सम्यक संकल्प यानी कि अच्छे विचार, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना, सम्यक कर्म अच्छे कर्म कार्य, ठीक है, सम्यक आजीविका ईमानदारी से जीविका कमाना, सम्यक प्रयास बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास, है ना, और सम्यक मतलब सम्यक मतलब सभी, समझ में आ गया। सम्यक स्मृति अपने विचारों और कर्मों के प्रति सजग रहना, सम्यक समाधि मन को एकाग्र करना, और ध्यान लगाना, ये सब ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुल मिला के ये हुआ कि 4 आर्य सत्य का मतलब ये हुआ कि पहला 4 आर्य सत्य में से 4 आर्य सत्य क्या है कि पहला है दुख, है ना, 4 आर्य सत्य में सबसे पहला है दुख, दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का अंत, और चौथा दुख के अंत का मार्ग, है ना। अष्टांगिक मार्ग में अष्टांगिक मार्ग फिर से एक बार रिवाइज करिए। सही सोचो मतलब सही सोचो, सही समझो, सही बोलो, सही काम करो, सही कमाओ, सही प्रयास करो, सजग रहो, ध्यान लगाओ, ये सब समझ में आ गया। तो मैंने ये बता भी दिया। चलो कहेंगे आपके कि सर नहीं बताए। हालांकि बौद्ध धर्म की कुछ सीमाएं भी थी। प्रारंभ में यह जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर स्पष्ट उत्तर नहीं देता था।
और संन्यास पर अधिक बल देता था, जिससे गृहस्थ जीवन की उपेक्षा होती थी। बाद में महायान और हीनयान जैसे विभाजन भी हुए। अन्य नवीन विचारधाराओं जैसे कि जैन धर्म, आजीविक आजीवक संप्रदाय आदि ने भी कर्मकांड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की। आगे आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो इन धार्मिक आंदोलन ने भारतीय समाज में आर्थिक, धार्मिक सुधार, नैतिकता और सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से बौद्ध धर्म ने संगठित, सरल और सर्वमान्य धर्म के रूप में व्यापक प्रभाव स्थापित किया। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चंस ही देखे हैं, बाकी अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो टाइम देखिए ज़्यादा हो चुका हमारी रिकॉर्डिंग। मैं आपको ना इसका नेक्स्ट पार्ट कल मॉर्निंग में ना मॉर्निंग में ही करा देता हूँ, ठीक है? सुबह में 10-11 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ, ये 10 से 11 बजे तक ये पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 इसको हम लोग पार्ट 1 में रखते हैं, ठीक है? पार्ट 1 मैंने ये कराया, पार्ट 2 आपको मॉर्निंग में कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स परचेज़ कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके परचेज़ कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चन के आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी भी। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, एक बार रिवाइज़ करिए, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छा से। बहुत मज़ा आएगा, देखते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएँगे। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो देखिए कितना सारे क्वेश्चन्स हैं, तो आप लोग जाके परचेज़ कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जॉन प्लेस पूरी प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।